गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम जो क्लास लेने वाले हैं मैंने ऑलरेडी देखिए मैं ऑलरेडी हमने ऑलरेडी एबीजी का क्लासेस लेके रखा हुआ था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के एबीजी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो एटलीस्ट आप ये क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपको एटलीस्ट पता लगेगा कि जो क्लास हुआ है एटलीस्ट आपका जो क्लास है वो आपका इफेक्टिव था या नहीं। ठीक है, और हमें भी और जो भी इतना ये जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ रहा है आप उस क्वेश्चंस को मार्क करके देखिए कौन सा क्वेश्चंस आप ठीक से अटेंड कर पाए हो, लाइक रेशनल के साथ। ऐसा नहीं है कि बस आप रट्टा मार लिए हो और तो ऑप्शंस दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है उस क्वेश्चंस में अगर कुछ भी चेंजेस आ गया ना, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर क्वेश्चंस का आंसर पता ना चले। क्योंकि अगर रट्टा मार रहे हो तो रट्टा से कुछ काम नहीं होने वाला, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following arterial blood gas values is consistent with metabolic acidosis। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, ट्रेंडिंग आपका पीएच भी डिक्रीज होगा और HCO3 डिक्रीज होगा। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का अल्कलोसिस का बात करेंगे, आपका पीएच इंक्रीज होगा, HCO3 इंक्रीज होगा। मतलब ये जो आपका अगर मेटाबॉलिक का रिलेटेड बात करेंगे, आपका पीएच एंड आपका बाइकार्ब वो जो है आपका सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, आपका सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का बात किया हुआ है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैंने आपको क्या बोला कि पीएच डिक्रीज होगा, बाइकार्ब डिक्रीज होगा। ऐसा आपको ऐसा कौन सा वैल्यू आपको इंडिकेट करेगा कि ये मेटाबॉलिक इसके वजह से आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो HCO3। ठीक है, HCO3 16। ठीक है, HCO3 मतलब आपका जो बाइकार्ब है वो आपका एसिडोसिस करवाएगा। क्योंकि देखिए पीएच यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू दिया है, ये आपका नॉर्मल है। PCO2 से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज ये इंडिकेट करती है रेस्पिरेटरी को, चाहे वो एसिडोसिस हो या अल्कालोसिस हो। यहाँ पर पूछा क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। PO2 से भी कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा रेस्पिरेटरी का बात कर दूं, रेस्पिरेटरी का थोड़ा बात करूं, देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होती है, अल्टरनेट चलती है। पीएच अगर बढ़ेगा PCO2 आपका इंक्रीज होगा। अगर आपका पीएच इंक्रीज हो रहा है मतलब रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हो रहा है, तो आपका PCO2 क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कालोसिस। मतलब ये जो है ये आपका अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मूव करेगा, अल्टरनेटिवली मूव करेगा, मतलब नेगेटिवली मूव करेगा। अगर पीएच बढ़ेगा तो PCO2 घटेगा, अगर पीएच घटेगा तो PCO2 बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको क्लास में बताया हुआ है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो रहा है तो एटलीस्ट 1 मिनट का एक वीडियो है, मैंने हम लोग मतलब हमारा यूट्यूब चैनल में अपलोड हुआ है, आप उसे देख सकते हो। उसमें से पूरा नोट्स एक शॉर्ट ट्रिक बना के दिया हुआ है ताकि आपको हो कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हम आपके लिए यहाँ पर क्लास लेके आ रहे हैं तो आपको भी एटलीस्ट थोड़ा सा डाउट क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे एग्जाम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एबीजी रिपोर्ट शोज कर रहा है कि डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल है एंड पीएच वैल्यू डेनोट। मतलब अगर बाइकार्ब वैल्यू, अगर आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर बाइकार्ब वैल्यू आपका डिक्रीज ट्रेंड में है तो पीएच वैल्यू क्या होगा, तो आपका पीएच वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। देखिए मैंने यहाँ पर बताया अगर आपका बाइकार्ब डिक्रीज है मतलब आपका सेम डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स आपका पीएच भी डिक्रीज होगा। तो अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। आपका क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। होप आपको इसमें से कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ये ए आपका फर्स्ट ए आपका आंसर, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच एबीजी, एक एबीजी है, द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मतलब क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हम ये बोलेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इंडिकेट करती है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। यहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होगा क्या, आपका बाइकार्ब डिक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होगा। बाइकार्ब डिक्रीज होगा और पीएच डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर पीएच 7.34, ये एसिडोसिस तो हो रहा है। PaO2 PCO2 से कुछ भी हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल वैल्यू है, यहाँ पर पीएच बढ़ा हुआ है,
इधर में नॉर्मल वैल्यू है, कोई नहीं करना है। यहाँ पर पीएच बढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी बाइकर्ब नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये एसिडोसिस तो है नहीं। यहाँ पर पीएच डिक्रीज्ड है, यहाँ पर भी बाइकर्ब डिक्रीज्ड है। तो आंसर जो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। ये रहा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको ये भी पूछा जाएगा कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऐसा पेशेंट कौन सा सिम्टम शो करेगा, ऐसा कौन सा सिम्टम शो करती है जाके आपको पता चलेगा कि ये पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऐसा भी क्वेश्चन आया है, जो फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर, आपका फ्रूटी ऑर्डर जो माउथ से, जब आप बात करोगे किसी पेशेंट से या किसी पर्सन से, अगर उसका माउथ से फ्रूटी ऑर्डर आ रहा है, या तो यूरिन में फ्रूटी ऑर्डर स्मेल आ रहा है, या तो यूरिन में आपका फ्रूटी ऑर्डर स्मेल आ रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अंडरवेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। वो जो इंसान है, वो जो पेशेंट्स है, वो आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से गुजर रहा है, ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होप आपको इसमें भी कुछ डाउट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेके रखा हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, ऑलरेडी मैंने बता दिया, आपका पीएच इंक्रीज ट्रेंड में चलेगा। देखिए 3-4 डिक्रीज हो गया, 4-6 यहाँ पर तो इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पर बाइकर्व नॉर्मल है, यहाँ पर जो बाइकर्व है वो नॉर्मल है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बाइकर्व कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। आपका लास्ट ऑप्शन देखिए, पीएच इज 7.47, मतलब ये आपका अल्कालोसिस इंडिकेट कर रहा है, ये आपकी अल्कालोसिस इंडिकेट कर रही है, और ये आपको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस को इंडिकेशन कर रही है। मतलब ये जो आंसर है आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, नर्स इज कैरिंग ए पेशेंट ऑन डायूरेटिक थेरेपी। ओके, एक पेशेंट आपको डायूरेटिक थेरेपी में है, द नर्स वुड मॉनिटर द पेशेंट व्हिच एसिड बेस्ड डिजॉर्डर। अगर एक पेशेंट को डायूरेटिक थेरेपी, मतलब एक पेशेंट को हम लोग लासिक्स दे रहे हैं, या तो फुरोसेमाइड, लासिक्स और हम उसको फुरोसेमाइड बोलते हैं, राइट। अगर हम एक पेशेंट को लासिक्स या तो फुरोसेमाइड दे रहे हैं, उसमें से ऐसा कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा, एसिड बेस बैलेंस डिजॉर्डर होगा, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, अल्कालोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कालोसिस। देखिए ये क्वेश्चंस आप प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस तो थोड़ा बहुत इजी था, बट ये आपको एटलीस्ट देखिए, वो इसमें आप रट्टा मार के कभी नहीं लगा सकते हो। इसमें आपको अगर आंसर करना है तो आपको रैशनल के साथ, अगर आप एबीसी को अच्छे से समझ रहे होगे, समझे होंगे, तो फिर ये इसका आंसर आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड से आंसर देने की कोशिश कीजिए। होप आपको आंसर मिल गया होगा आप लोगों ने। देखिए अगर डायूरेटिक थेरेपी, अगर किसी पेशेंट को लासिक्स मिल रहा है, तो लासिक्स क्या करती है, लासिक्स हमारा एक्सेसिव यूरिनेशन करवाती है, ठीक है। लासिक्स जो होती है वो आपकी वो हमारा एक्सेसिव यूरिनेशन में हेल्प करती है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट में एडिमा भी हो, या फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड हो, तो अब जाके हम लासिक्स देते हैं। बट लासिक्स में, अगर मैं थोड़ा लासिक्स का बात कर लूँ, लासिक्स मेडिकेशंस का बात करूँ, देखिए आपको लासिक्स देने से पहले आपको किस किस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आप बीपी चेक करो, अगर आपका बीपी लोअर साइड में है तो फिर आपको लासिक्स नहीं देना है, क्योंकि लासिक्स क्या करता है, डिक्रीज बीपी करवाती है। लासिक्स आपका बीपी को डिक्रीज करवाती है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अगर हम सेकंड थिंग बात करें, लासिक्स एज ए फुरोसेमाइड इट कैन कॉज हाइपोकैलेमिया, ठीक है। आपका जो पोटासियम को वो आपका यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देगा, प्लस ये आपका क्या करेगा, हाइपोकैलेमिया करवाएगा। तो आपको पोटासियम लेवल भी चेक होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इतना लाइक सीवियर हाइपोकैलेमिया होकर पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियक डिसअरिथमिया, पेशेंट को कार्डियक डिसअरिथमिया हो सकती है, ठीक है, कार्डियक डिसअरिथमिया हो सकती है। कोई मुझे बता सकता है कि लासिक्स किडनी का कौन सा पोजीशन में काम करती है, ठीक है। लाइक हमारा जो नेफ्रॉन्स होती है, नेफ्रॉन लाइक हमारा, जैसे आपका पीसीटी में मतलब जो एक्शन, वो आपका जो लासिक्स कौन सा, कहाँ पर एक्शंस करती है, लाइक पीसीटी में होती है या डीसीटी में होती है या लूप ऑफ हेनली में होती है, कहाँ पर होती है। लासिक्स मेनली आपका लूप ऑफ हेनली में काम करती है, ठीक है। लूप ऑफ हेनली में ऑब्जर्वेशन होके ये हमारा जो यूरिनेशन को एक्सक्रीट करवाती है, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है।
तो अगर हम मान लीजिए कोई पेशेंट को हम लोग लासिक्स दे रहे हैं, तो लासिक्स देने से क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, जो हमारा H+ आयन है, वो हमारा एक्सेसिवली लॉस होगा, ठीक है। ये हमारा जो हाइड्रोजन आयन है वो हमारा एक्सेसिव लॉस होगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन के साथ साथ प्लस क्लोराइड भी आपका लॉस होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ साथ आपका क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन के साथ साथ आपका क्लोराइड भी लॉस होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो लॉस होने की वजह से क्या होगा, आपको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा। अगर आपका हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहा है, दैट मीन्स आपका क्या, पीएच आपका इंक्रीज ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। आपका पीएच अगर इंक्रीज ट्रेंड में जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकर को भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहा है तो आपका पीएच क्या होगा, इंक्रीज ट्रेंड में जाएगा, ताकि हाइड्रोजन जो लॉस हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए आपका पीएच बढ़ेगा। पीएच बढ़ने के साथ साथ आपको उसको कंपनसेट करने के लिए आपका बाइकर भी इंक्रीज ट्रेंड में जाएगा, जिसके वजह से आपको क्या दिखाई देगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। जिसके वजह से आपको क्या दिखाई देगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी होने वाला है, ये आपका आंसर रहने वाला है सी, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा। देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस मत कीजिएगा। मेटाबॉलिक आपको लग रहा है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बट ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है। डायूरेटिक थेरेपी में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। देखिए मेटाबॉलिक अल्कालोसिस और कहाँ कहाँ दिखाई देगा, अगर मैं आपको बोलूं कि मेटाबॉलिक अल्कालोसिस और कहाँ कहाँ दिखाई देगा, जैसे आपका हो गया डायूरेटिक थेरेपी। आपको डायूरेटिक थेरेपी में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपका एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है, अगर आपका एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है, एक्सेसिव वोमिटिंग में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन है जो हमारा जो HCl होता है, जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है, वो एक्सेसिव लॉस होता है। तो इसके वजह से आपका मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देती है। समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको बोले, लाइक अगर आप एनजी सक्शंस में रखे हुए हो, अगर आप एनजी सक्शन प्रेजेंट है, लाइक आप कंटिन्यूअस एनजी सक्शन को डाले हुए हो, तो क्या एसिड बेस बैलेंस आपको दिखाई देगा, उसमें में भी आपको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा, ठीक है। लाइक गैस्ट्रिक सक्शनिंग मतलब जो होता है एनजी सक्शनिंग या गैस्ट्रिक सक्शनिंग। अगर आपको नेक्स्ट पूछे हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म में, हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म, एक्चुअली हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म में होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होती है, मतलब आपका सोडियम जो होता है वो ऑब्जर्व होती है बॉडी में, ठीक है। आपका बॉडी में सोडियम ऑब्जर्व होकर वाटर पर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। जिसके वजह से आपका जो हाइड्रोजन आयन लॉस होती है, सोडियम का ऑब्जर्प्शन के वजह से, अगर ज़्यादा अमाउंट में, अगर मैक्सिमम अमाउंट में आपका बॉडी में सोडियम ऑब्जर्व होकर रहेगा, वो तो वाटर को खींच के रखेगा ना। तो बॉडी में आपका एडिमा दिखाई देगा, प्लस उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का लॉस होगा। तो हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म में हाइड्रोजन आयन का लॉस होती है, तो जिसके वजह से आपको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देती है। बट अगर आपको पूछे, अगर लूज मोशन हो रहा है, कोई पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, तो लूज मोशंस में आपका कौन सी एसिड बेस बैलेंस शो करवाती है, लूज मोशंस में आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लूज मोशंस में आपको क्या दिखाई देता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कभी भी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस मत कीजिएगा। देखिए क्योंकि आपका एक्सेसिव जो वोमिटिंग होती है ना, उसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में लॉस होती है, नॉट कि सोडियम। आपको अगर ये भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अगर एक्सेसिव वोमिटिंग में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज़्यादा लॉस होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सोचते हैं कि सोडियम लॉस होते हैं, नहीं भाई। मैक्सिमम क्या होती है, आपका पोटेशियम लॉस होती है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक अल्कालोसिस का और भी बात करेंगे, और किस किस चीज़ में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस आपको दिखाई देगा। देखिए आपका एक्सेसिव एक्सेसिव नहीं, मतलब जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलेंगे, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलेंगे। देखिए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलेंगे, अगर आपका 1 घंटे में 4 पॉइंट PRBC, 4 पॉइंट RDP, 4 पॉइंट FFP आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो 1 घंटे में, तो उसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप 24 आवर में 10 यूनिट का PRBC दे रहे हो, 10 यूनिट, मतलब आप सोच सकते हो कितना आपका जो साइट्रेट उसमें मिलाया हुआ है, ब्रेकडाउन होके कितना मेटाबॉलिक अल्कालोसिस करवा सकता है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से आपका जो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होता है, ठीक है।
एंड अगर आपको ये भी पूछे, अगर आप ओवर यूज मतलब एंटासिड का ओवर यूज करते हो, ठीक है, ओवर यूज ऑफ एंटासिड, अगर आप एंटासिड का ओवर यूज करते हो, ओवर यूज ऑफ एंटासिड एंड सोडियम बाइकार्ब, ठीक है, अगर आप बाइकार्ब, अगर कोई पेशेंट, देखिए नॉर्मल बाइकार्ब से अगर आप ज्यादा दोगे तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ही होगा, लाइक पीएच भी आपका बढ़ेगा प्लस बाइकार्ब भी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑन्कोलॉजी सेटअप में क्या होता है, अगर कुछ केमोथेरेपी चलाने के वजह से पहले, नॉट वजह से, केमोथेरेपी चलाने के पहले हम लोग उसको हाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए किसी को एमटीएक्स चलाना है, लाइक मेथोट्रेक्सर चलाना है, तो मेथोट्रेक्सर चलाने से पहले एटलीस्ट हम लोग 48 आवर्स बिफोर, 24 to 48 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स बिफोर हम लोग हाइड्रेशन शुरू करते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन में क्या रखते हैं हम लोग, यूजुअली क्या रखते हैं, 5 ml कैसियल प्लस 30 ml ऑफ बाइकार्ब, वो आप वो हम जो एनएस, एनएस का 500 ml में मिक्स करके फ्लूइड को चलाते हैं, चाहे वो 80 ml, मतलब वो बॉडी वेट के हिसाब से, किसी को 100 चलती है, किसी को 80 चलती है। तो उसके साथ साथ जब हमारा हाइड्रेशन मेंटेन होती है, उसके साथ साथ हम एबीजी भी चेक करते हैं, वेदर ये पेशेंट आपका मेटाबॉलिक अल्कालोसिस में जा तो नहीं रहा है। क्योंकि मेथोट्रेक्सेट क्या करवाती है, आपका जो लाइक किडनी में डिपोजिशन होके, क्योंकि ये तो एक केमोथेरेपी है ना, मेथोट्रेक्सेट क्या करते हैं, आपका किडनी का डिपोजिशन होके आपको ये बाइकार्ब वगैरह लॉस करवाएगा, आपको ये बाइकार्ब वगैरह लॉस करवाएगा, जिसकी वजह से सीवियर एसिडोसिस दिखने के लिए मिलता है। तो हम बॉडी में वो सब मेंटेन करने के लिए, बॉडी में हमारा मेंटेन होके रहे, इसीलिए हम लोग 48 आवर्स बिफोर हाइड्रेशन चलाते हैं, प्लस आफ्टर केमोथेरेपी 72 आवर्स तक हम लोग बाइकार्ब इन्फ्यूजन को कंटिन्यू रखते हैं। इन्फ्यूजन मतलब पूरा लाइक रॉ बाइकार्ब नहीं, जिसमें हम लोग बोले हाइड्रेशन, बाइकार्ब हाइड्रेशन को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कालोसिस रिलेटेड, कहाँ पर दिखाई देगा एंड कहाँ नहीं दिखाई देगा। तो डाययूरेटिक में क्या दिखाई देगा आपको, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, नॉट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट हु हैज इंटरएक्टेबल और अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग। देखिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि वोमिटिंग में आपको कौन सा दिखाई देगा, मतलब आपको एसिडोसिस दिखाई देगा या आपको अल्कालोसिस दिखाई देगा, ठीक है। अगर अल्कालोसिस दिखाई दे रहा है तो कौन सा अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये आपको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा आपका वोमिटिंग में, चाहे वो बच्चे हो या अडल्ट हो, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चंस आने से पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा आंसर बता दिया था, तो आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो एबीजी आपको यहाँ पर शो हो रहा है, द क्लाइंट फॉलोइंग आर्टेरियल एबीजी 7.19, ठीक है, 7.19 है। एंड आपका जो पीसीओ2 है, पीसीओ2 नहीं, पीएसीओ2 है 33 है, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। आपका पीएच भी डिक्रीज ट्रेंड में है, ठीक है। पीएओ2 तो ठीक है, बाइकर भी आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है। तो व्हिच मेडिकेशन would the nurse prepare to administer based on the result? Which medication? सॉरी क्वेश्चन इसमें थोड़ा गलत है, ठीक है। यहाँ पर तो मेडिकेशन तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक ये जो आपको एबीजी शो कर रहा है, ठीक है, मतलब मेडिकेशन तो बाद में आपको एडमिनिस्टर करेगा, कौन सा मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेगा कौन सा नहीं करेगा वो तो अलग बात है। बट यहाँ पर पहले आप बताइए कौन सा एबीजी शो कर रहा है, ये आपका जो दिखाई दिया है, ये जो एबीजी बोल रहा है, ये आपका कौन सा एबीजी शो कर रहा है, पहले आप ये बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस शो कर रहा है, ठीक है। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया, अगर देखिए पीएच भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, बाइकार भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, आपका पीसीओ2 भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, बट रेस्पिरेटरी में क्या होता है, ऑल्टरनेट होती है, ठीक है। तो ये आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस जाएगा, ये आपका आंसर होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बट ये कोई मुझे बता सकता है, सॉरी, कोई मुझे बता सकता है कि ये पार्शियली कंपेंसेटेड है, पार्शियली कंपेंसेटेड है या कॉम्पेंसेटेड है,
या आपका अनकम्पेंसेटेड है? कोई मुझे ये कमेंट करके बता दो, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, आपने एबीजी क्लियर पूरा थोरो हो गए हो। ठीक है, अगर आप ये बता दिया तो मैं सोचूंगा कि ठीक है, आप एबीजी पूरा थोरो हो गए हो। ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, आपको ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको एबीजी का वैल्यू दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ये आपका पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है या फुल्ली कॉम्पेंसेटेड है या अनकम्पेंसेटेड एबीजी है, आपको ऐसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी बोला था पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। पार्शियली कॉम्पेंसेटेड में क्या होगा, हमारा तीनों ही जो वैल्यू है, वो जो तीनों वैल्यू है वो आपका abnormal होगा, चाहे वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो या इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तीनों ही वैल्यू आपका abnormal होगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया पार्शियली कॉम्पेंसेट। अगर हम कॉम्पेंसेट का बात करें, ठीक है, अगर हम कॉम्पेंसेट का बात करें, पीएच आपका नॉर्मल रहेगा, पीएच आपका नॉर्मल रहेगा, प्लस चाहे वो मेटाबॉलिक हो या रेस्पिरेटरी हो, कोई वन वैल्यू, कोई वन वैल्यू आपका abnormal रहेगा, कोई वन वैल्यू आपका abnormal रहेगा। अगर मैं अनकम्पेंसेट की बात करूं, तो पीएच प्लस कोई दूसरा वैल्यू, कोई आपका वन वैल्यू, वो आपका abnormal रहेगा, मतलब तीनों abnormal नहीं रहेगा। देखिए, कॉम्पेंसेट में तो पीएच आपका नॉर्मल रहेगा, प्लस चाहे वो आपका मेटाबॉलिक हो या रेस्पिरेटरी हो, मतलब HCO3 हो या PCO2 हो, वो आपका abnormal रहेगा। बट अनकम्पेंसेट में क्या, पीएच प्लस PCO2 हो या HCO3 हो, वो आपका abnormal दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, ये जो आंसर होगा, ये आपका पार्शियली अनकम्पेंसेटेड होगा। ठीक है, मतलब आपका तीनों ही जो एबीजी का जो तीनों ही वैल्यू दिखाई दे रहा है, वो आपका एबनॉर्मल दिख रहा है, चाहे वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो चाहे वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो। ठीक है, होप आपको इसमें भी कुछ और डाउट नहीं हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीजी क्या शो कर रहा है? 7.3 एबीजी आपको क्या शो कर रहा है? 7.3 आपका पीएच, PCO2 70, मतलब पूरा बढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड HCO3 24। ये जो एबीजी है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो आपको एबीजी दिया हुआ है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, पीएच 7.3, ओनली 7.3, मतलब आपका एसिडोसिस हो गया। PCO2 बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है। जो आपका बाइकार्ब है वो आपका नॉर्मल ट्रेंड में है, मतलब ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये हो गई आपका आंसर। मैंने ऑलरेडी बताया रेस्पिरेटरी में क्या होता है, ऑलवेज आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बट बाइकार्ब में क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which laboratory result should the nurse perform further assessment for patient admitted with respiratory distress? अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में एडमिट हुआ है एक हॉस्पिटल में, तो उसका ऐसा कौन सी लेबोरेटरी रिजल्ट जो नर्सिंग ऑफिसर को अलर्ट करेगा, ऐसा क्या अलर्ट करेगा कि हमको ये फर्दर असेस करना है, हमें ये फर्दर असेस करना है। PCO2 लेवल लेस देन 50 mg 50 mm of Hg, बाइकार्ब लेस देन 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, PaO2 आर्टेरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 90 है, SpO2 लेस देन 90 है। देखिए, मैं यहाँ पर बोलना आपको चाहता हूँ कि PCO2 जो लेस देन 50 है, आपको सबको पता है कि 35 to 45। अभी लेस देन 50 है, तो वो कितना है वो किसी को नहीं पता है, हो सकता है 45 भी हो। देखिए, लेस देन 50 अभी कितना है ये किसी को नहीं पता है, हो सकता है 45 भी हो सकता है 40 भी हो। ठीक है, हो सकता है 48 भी हो, बट इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मानता हूँ अगर मान लीजिए 48 है, तो ये मान लीजिए कि अल्कालोटिक के ट्रेंड में थोड़ा सा चल रहा है, बट ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोला हुआ है, हमें ऑलवेज प्रायोरिटी बेस्ड आंसर देना है। हमें क्या देना है, ऑलवेज प्रायोरिटी बेस्ड आंसर देना है। ठीक है, HCO3 लेस देन 27, मतलब लेस देन 27 मतलब 26। आपको पता है कि 22 to 26 नॉर्मल है, आपको रेस्पिरेटरी के साथ HCO3 का कुछ भी लिंक नहीं है।
PaO2 हमारा 80 to 100 होनी चाहिए, लेस देन 90 है, ठीक है। मान लीजिए हम 85 पकड़ लिए, 89 पकड़ लिए, मतलब ठीक ही है। देखिए SpO2 मैंने आपको क्या बोला था, SpO2 जो हो वो आपका 95 to 100% होनी चाहिए। जो नॉर्मल एक पर्सन में अगर हम SpO2 पकड़ेंगे 95 to 100% होनी चाहिए। 90% भी ठीक है, हम मानेंगे 90 to 93 भी है, तो COPD केस में भी हम लोग टारगेट ऐसे रखते हैं कि 90 टारगेट रखते हैं, या तो कोई कोई 91 या तो कोई कोई 88। बट यहाँ पे COPD का केस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या बोला है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोला है। तो अगर SpO2 लेस देन 90, मतलब ऑब्वियसली लेस देन 90 मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन तो देना तो है, बट ऑक्सीजन आप ऑक्सीजन लगाइए, बट स्टिल आपको ये रीअसेस करना है, आपको ये रीअसेस करना है। कुछ भी चीज को अगर आप देखिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था, सपोज मान लीजिए अगर आप एक बीपी चेक कर रहे हो, बीपी आपको मिल रहा है 70/30, तो आपको अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो उसका 70/30 अगर बीपी है तो आपको क्या करना है। तो मैंने ऑलरेडी बोला था, आपको कभी भी फिजिशियंस को पहले इन्फॉर्म नहीं करना है, पहले तो आप रीअसेस कीजिए, बीपी को आप रीअसेस कीजिए, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा शो हो रहा है, मतलब पहले तो आप देखिए कि जो मटेरियल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो रीअसेस कीजिए, या तो आप मैनुअल बीपी चेक कीजिए, ठीक है। अगर स्टिल बीपी आपका लो है, देन आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। सेम थिंग है, अगर आपका SpO2 लेस देन 90 है, हाँ आप ऑक्सीजन के लिए, आप ऑक्सीजन लगाने के लिए रेडी कर सकते हो। एज आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, ऐसे भी आप ऑक्सीजन लगाओगे, चाहे वो SpO2 90 हो या 95 हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देने से उसको रिलीफ मिलेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से, ठीक है। तो आपको ये रीअसेस, यहाँ पे क्या बोला है, फर्दर असेसमेंट, परफॉर्म फर्दर असेसमेंट, मतलब आपको फर्दर वो रीअसेस करेगा। फर्दर असेसमेंट मीन्स आपको रीअसेस करेगा कि ये जो सही, ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, ये जो आपको SpO2 लेस देन 90 दिखा रहा है, वो एक्चुअली में 90 लेस देन 90 है या कुछ और है। तो आप पहले क्या करोगे, आप जो फिंगर में प्लेस किए हो, आपका दूसरा वाला फिंगर में चेंज करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर भी लो है, तो आप पहले क्या करो, ऑक्सीजन कनेक्ट करो। ऑक्सीजन तो पहले आप कनेक्ट करोगे, फिर देखो वेदर पेरीफेरी, ये जो आपका पेरीफेरी है, ये कोल्ड है, काल्म है कि क्या है। अगर स्टिल कोल्ड एंड काल्म है, ऑक्सीजन तो आपने ऑलरेडी लगा दिया, तो क्या करो, फिर भी अगर SpO2 डिक्रीज है, अगर आपने नाजल कैनुला में लगाया होगा या फेस मास्क में लगाया होगा, आप बेहतर होगा कि आप NRBM उसको लगा दो डायरेक्ट। जो नॉन रीब्रीदर मास्क होती है, NRBM लगा दो, ताकि जो NRBM है ये हमारा 100% ऑक्सीजन डिलीवरी करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट ओनली यू हैव टू इन्फॉर्म फिजिशियन। ऐसा नहीं है कि आपका ना सैचुरेशन 90 नीचे देख लिया भाई, डॉक्टर को बुलाने के लिए चल गए, फिर डॉक्टर आके कोई फिंगर चेंज कर दिया भाई, देखा तो 100% सैचुरेशन आ गया। ऐसा ऐसा कभी होता है, क्योंकि कुछ नेल्स की वजह से या तो हमारा कुछ SpO2 खराब होगा कि कुछ भी होगा, ठीक है। वायर डिस्कनेक्टेड अच्छे से, अगर कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो ऐसे भी शो करता है, ठीक है। तो आपको फर्दर क्या रीअसेस करना है, तो आंसर क्या जाएगा, ये डी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, which of the following condition would a nurse recognize contributing the develop, which of the following condition would the nurse recognize as contributing to the development of respiratory acidosis। ये आपको बोल रहा है, आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर एक पेशेंट को हो रहा है, आपको ऐसा कौन सा डेवलप, मतलब ऐसा क्या हुआ होगा पेशेंट्स में जिसके वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चंस में आंसर क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, एम्फाइसेमा दिया हुआ है, हाइपर वेंटिलेशन दिया हुआ है, डायरिया दिया हुआ है, एक्लासिया दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मैं पहले अगर बात करूं, जैसे देखिए मैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि डायरिया में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, डायरिया में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ना कि आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। तो अगर हम सी का बात करें तो ये तो देखिए, अगर आप कुछ चीज़ में सपोज मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन है, जो कि आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो,
तो आप उसमें पहले एलिमिनेशन मेथड लगाइए। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है, पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। नेक्स्ट देखिए एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो आपको पता है कि एम्फाइसेमा क्या होती है, लाइक जो हमारा सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होती है ना, उसमें आपका एबनॉर्मलिटी मतलब जो एबनॉर्मली आपका एयर जो क्या होती है, मतलब जो आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है ना, वो स्पॉन्जी टाइप का हो जाती है, मतलब सॉफ्टनेस हो जाती है। ये आपका सॉफ्ट होती है या स्पॉन्जी होती है, किसके वजह से होती है, आपका जो लाइक मतलब जो सबक्यूटेनियस टिश्यू या तो आपका लंग्स में जो लंग्स का जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, मतलब अंडर थिनिंग लेयर टिश्यूज हैं, उसमें क्या होती है एयर, जो कि एयर एम्बोलिज्म मतलब जिसको हम बोलते हैं एम्फाइसेमा, ठीक है। अगर आप सपोज मान लीजिए ये चेस्ट का टाइट के अगर आप बोलो, मतलब अगर आप हाथ लगाओगे, देखिए एम्फाइसेमा बहुत टाइप का होती है, सर्जिकल एम्फाइसेमा, मेडिकल एम्फाइसेमा, ठीक है। एम्फाइसेमा में आपका बहुत टाइप का होती है, सर्जिकल एम्फाइसेमा, सर्जिकल प्लस मेडिकल। अगर आपका सर्जरी रिलेटेड हो रहा है तो सर्जिकल, अगर आप मेडिकल रिलेटेड मतलब पेशेंट अगर प्रोलॉन्ग इंटुबेशन है या पेशेंट को सीबीपी लाइन लगा हुआ है, सीबीपी लाइन लगाने के बाद उसको मान लीजिए एयर एम्बोलिज्म हो गया, आपको एयर एम्बोलिज्म हो गया, तो इसके वजह से आपको एम्फाइसेमा हो सकती है। अगर मान लीजिए एयर एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, तो उसके वजह से एम्फाइसेमा हो सकती है। अगर कंटिन्यूअसली प्रिकिंग भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट को सीबीपी लाइन लगा रहे हो, तो कंटिन्यूअस अगर आप प्रिकिंग कर रहे हो, तो उसमें में भी क्या होता है आपका एम्फाइसेमा होने की चांसेस होती है नॉट चांसेस, एम्फाइसेमा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, हाइपर वेंटिलेशन। देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का बात किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का बात किया है। तो देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मैंने क्या बोला, आपको पीएच डिक्रीज होगा और आपको पीसीओ2 जो है वो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, पीसीओ2 जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन देखिए हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट को हम लोग हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आपका CO2 वॉश आउट हो जाता है। आपका CO2 मतलब देखिए हाइपर वेंटिलेशन मतलब हम पी बढ़ा दिया, लंग्स को रेट बढ़ा दिया हमने, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, प्लस आपका पी, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेशन में है ऑलरेडी हमने बढ़ा दिया, तो CO2 वॉश आउट होने से क्या होगा, CO2 कम होगा, मतलब आपका पीसीओ टू डिक्रीज ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। आपका पीसीओ टू डिक्रीज ट्रेंड में जाएगा तो पीएच आपका इंक्रीज ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, आपका पीएच आपका इंक्रीज ट्रेंड में जाएगा। तो ये तो आपका हो गया रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, ठीक है, आपका ये हो गया रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। देन आपका आएगा एक्लासिया। व्हाट इज एक्लासिया, अगर हमने एक्लासिया का बात करें, तो एक्लासिया क्या होता है, एक्लासिया क्या होती है, जो हम खाना ले रहे हैं ना, सपोज मान लीजिए कोई फूड या लिक्विड लेने में, कोई फूड या लिक्विड को हम पास करने में थ्रू द इसोफेगस, ठीक है, हमें डिफिकल्टी होती है, ठीक है, हमें क्या होती है, डिफिकल्टी टू पास डिफिकल्टी टू पास फूड और लिक्विड टू स्टोमक, ठीक है, डिफिकल्टी टू पास फूड और लिक्विड इनटू स्टोमक, ये होती है आपका एक्लासिया, ये होती है आपका एक्लासिया। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया था, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया था, आपको ऐसा कौन सा मतलब कौन सा डिजीज, मतलब ये जो दिया हुआ है एम्फाइसेमा, हाइपर वेंटिलेशन, ये सब जो दिया गया है, तो आपको एसिडोसिस मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको किस में दिखाई देगा। देखिए हाइपर वेंटिलेशन में मैंने बोला रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस दिखाई देगा, डायरिया में आपका मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दिखाई देगा। देखिए एक्लासिया रिलेटेड ऐसा कुछ मतलब जो एसिडोसिस या अल्कालोसिस शो नहीं करता है, तो आंसर किया जाएगा एम्फाइसेमा। आपको क्या होगा, एम्फाइसेमा जो है, आपको एम्फाइसेमा में आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिखाई देगा, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एम्फाइसेमा में दिखाई देगा, नॉट कि आपका हाइपर वेंटिलेशन में, ठीक है।
देखिए यहाँ नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ सैंपल कलेक्शंस की बात करेंगे। मतलब हम जो हॉस्पिटल रिलेटेड सेक्टर्स में, या तो आप सैंपल्स कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सैंपल ले सकते हैं, कौन सी, चाहे वो आपका यूरिन हो या यूरिन, ब्लड, वायल क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चंस को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये सैंपल कलेक्शन के बारे में एटलीस्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्लिनिकल सेक्टर में काम करना चाहोगे तो आपको सैंपल कलेक्शन, आपको कौन सी वायल में कौन सी वायल में क्या लेनी है, ठीक है, कौन सी वायल में आपको क्या लेनी है। ए फिजिशियन ऑर्डर हैज 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन। मतलब एक फिजिशियन जो है वो हमें 24 आवर की यूरिन स्पेसिमेन एडवाइस ये हुआ है कि एक पेशेंट का 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर द पेशेंट टू द पेशेंट, द नर्स कलेक्ट द फर्स्ट स्पेसिमेन, द स्पेसिमेन इज देन। देखिए यहाँ पर जो बोलना चाहता है कि अगर कोई पेशेंट को 24 आवर यूरिन कलेक्शन की एडवाइस हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर ने क्या किया, पेशेंट को समझा दिया कि आपको यूरिन, कौन सा यूरिन रखना है और कौन सा यूरिन फेंकना है, ठीक है, मतलब ये पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बोल दिया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, द नर्स कलेक्ट द फास्ट स्पेसिमेन, दिस स्पेसिमेन इज, मतलब जो फास्ट स्पेसिमेन जो कलेक्ट करेंगे वो स्पेसिमेन क्या होगा। लाइक मैंने जैसे आपको बोला, जैसे देखिए 24 आवर यूरिन क्या होती है, अगर हम बोलेंगे 24 आवर यूरिन क्या होती है, यूजुअली हम 24 आवर यूरिन में क्या देखते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन देखते हैं। क्यों प्रोटीन देखते हैं, देखिए प्रोटीन लॉस हो रहा है कि नहीं। देखिए अगर हम सिर्फ यूरिन REME करेंगे तो हमें उतना अच्छे से नहीं पता चलेगा कि 20 लाइक जो यूरिन में हमारा प्रोटीन लॉस हो रहा है कि नहीं। प्रोटीन कब लॉस होता है, अगर कोई मान लीजिए कोई पेशेंट एक्यूट AKI का होगा, एक्यूट किडनी इंजरी का होगा, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की होगी, या आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम की होगी, ठीक है, तो आपका प्रोटीन लॉस होगा। अगर और भी एक बात पूछे कि आपको यूरिन में अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है बोल के। जब आप यूरिन करोगे ना, यूजुअली क्या होता है यूरिन में, अगर आपका व्हाइटिस, अगर मतलब जो देखिए एक फोम क्रिएट होगा, मतलब आपका जो, देखिए आप फोम पता है क्या होता है, मतलब आप यूरिन करने का टाइम में अगर फोम क्रिएट हो रहा है, मतलब जैसे पानी पानी चक्का, मतलब जैसे देखिए अगर आप सर्फ को पानी में डालोगे, जैसे लाइक गुब्बारा, मतलब फोम जैसे तैयारी होता है ना, अगर आप यूरिन से प्रोटीन लॉस हो रहेगा ना, ऐसा आपका फोम तैयारी होगा। प्लस आपका जो यूरिन है, ऐसे तो यूरिन स्मेल होती है, बट वो थोड़ा जो स्मेल है वो स्मेल अलग टाइप का, मतलब और थोड़ा ज्यादा स्मेल होगा। बट मोस्ट जो होता है, अगर आपको फोम क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है। उस प्रोटीन का भी ग्रेडिंग होती है, लाइक +1 है, +2 है, +3 है या +4 है, वो भी ग्रेडिंग के हिसाब से होती है, ठीक है। लाइक जितना प्रोटीन लॉस होगा उसके हिसाब से आपका ग्रेडिंग किया जाएगा। तो ये क्या होती है, आपका एक्यूट किडनी इंजरी या ये सब में हमारा अगर किडनी का फंक्शन अच्छे से हो रहा है या प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो हम ये सब देखने के लिए मेनली जो है वो प्रोटीन देखने के लिए हम लोग 24 आवर यूरिन टेस्ट करते हैं। ये हो गया आपका थोड़ा सा फंडा। तो आंसर मतलब ऑप्शन से ये पूछ रहा है कि जो फास्ट स्पेसिमेन का पूछा हुआ था, जो अगर आप 24 आवर यूरिन कलेक्ट कर रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर ने पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बता दिया, जो ये बताया कि फास्ट स्पेसिमेन को क्या करना है, फास्ट स्पेसिमेन को डिस्कार्ड करके कलेक्शन शुरू करना है, या एज ये 24 आवर का स्पेसिमेन है तो आपको कुछ भी डिस्कार्ड नहीं करना है, पूरा सब कुछ रखना है। रखने के लिए आपको एक बोतल लेना है, मतलब जो कि एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स का बोतल होनी चाहिए, या तो एक डब्बा होना चाहिए, जिसमें से आपको जितना भी यूरिन, एक देखिए एक बूंद भी यूरिन आपका लॉस नहीं होनी चाहिए। 24 आवर यूरिन प्रोटीन में एक बूंद का यूरिन भी आपका लॉस नहीं होनी चाहिए, आप इतना ध्यान रख लो। ऐसा नहीं कि बस भाई भाई 10 ml यूरिन में आपका यूरिन प्रोटीन हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको ये पूछ रहा है कि टेस्टेड मतलब रख के आप डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। मतलब टेस्ट हो जाने के बाद आपको डिस्कार्ड कर देना है, वो तो ऑब्वियसली करना है, रख के क्या पानी पियोगे क्या उसका। अगर आपको ये पूछ रहा है कि प्लेस इन ए सेपरेट कंटेनर
एंड लेटर एडेड द कलेक्शंस, प्लेस इन ए सेपरेट कंटेनर, आपको एक कंटेनर सेपरेट कंटेनर में रखना है, प्लस आपका जो लेटर एडेड टू द कलेक्शंस, जो आपका कलेक्शंस जो आप डब्बा में रख रहे थे उसमें पहले डाल दो, उसमें बाद में डालो। देखिए जो भी आपका 24 आवर ये क्वेश्चंस आया है, इसमें से बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। जो आपका 24 आवर यूरिन प्रोटीन होती है ना, अगर आपको ऐसा पूछे, सपोज मान लीजिए आज 8 AM से शुरू हुआ, कल 8 AM तक, आज 8 AM से लेके कल 8 AM तक शुरू हुआ, तो मैं बोलूँ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, अरे रुको रुको रुको, सुबह 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर हो गया आपका ये नाइट का टाइम में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना मतलब यहाँ पे बोला है 24 आवर्स, 8 AM to 8 PM, हमें पता है कि 24 आवर्स होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए अगर आवरली कैलकुलेट करेंगे मतलब 8 AM to 8 PM हम लोग का 24 आवर्स होती है, मतलब 8 to 9 1 आवर। तो देखिए आपका आप आप कभी भी 24 आवर यूरिन प्रोटीन कलेक्ट करो, चाहे वो सुबह 8 बजे से शुरू हो या सुबह 7 बजे से शुरू हो, पहला जो वॉयड होती है सुबह 8 बजे का फास्ट वॉयड, मतलब 8 से 9 के बीच में सपोज मान लीजिए वॉयड हुआ, मतलब आपको फास्ट वॉयड, ऐसा टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ आपको, फास्ट वॉयड, जो आपका फास्ट वॉयड होती है, सपोज आज 8 बजे से लेके कल 8 बजे तक आपको यूरिन कलेक्ट करना है, तो आपको फास्ट वॉयड क्या करनी है, डिस्कार्ड करनी है। याद रख लो फास्ट वॉयड आपको डिस्कार्ड करनी है। देन आपको नेक्स्ट जो है वो आपको कलेक्ट करके रखनी है। अगर आपको ये पूछे कि अगर मान लीजिए सुबह 8 बजे का अगर 24 आवर यूरिन कलेक्ट करनी है, तो सुबह 8 बजे का यूरिन को डिस्कार्ड करना है या कलेक्ट करना है, और 9 बजे का यूरिन को क्या करना है, मतलब आपको, तो फास्ट वर्ड मतलब 8 o'clock का यूरिन को डिस्कार्ड करना है, 9 o'clock से लेके टिल मॉर्निंग का 8 o'clock तक जो भी यूरिन होगा उसको आपको कलेक्ट करके रखना है। सिंपल फंडा है, आप इतना याद रख लो कि फास्ट वॉइड को डिस्कार्ड करना है। अगर आपको पूछें लास्ट वॉइड मतलब देखिए ऐसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 25 आवर्स हो रहा है ना, तो फास्ट वॉइड को डिस्कार्ड करना है एंड लास्ट वॉइड को कलेक्ट करना है, लास्ट वॉइड को कलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि फास्ट वॉइड जो होती है अगर उसमें से मान लीजिए, क्योंकि हमें 24 आवर का, तो फास्ट वॉइड का प्रोटीन मतलब जो यूरिन होती है हमें डिस्कार्ड करनी है, कभी भी फास्ट वॉइड को कलेक्ट मत कीजिएगा, वो ऑलवेज डिस्कार्ड करना है एंड लास्ट वॉइड को कलेक्ट करनी है, ठीक है। ये रहा आपका 24 आवर यूरिन प्रोटीन कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट पास यूरिन गिवन द सीक्वेंस, ये भी 24 आवर कलेक्शन के बारे में पूछा है। देखिए ट्यूजडे 8 AM से बोला है 200 ml, 12 नून को 250 हुआ था। जरूरी नहीं कि हर घंटे आपको यूरिन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 3 PM को 300 ml हुआ था, 6 PM को 300, 9 PM को 250, वेडनेसडे को फिर 3 AM को 200, मतलब ये ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे का 8 AM तक का बात किया हुआ है, मतलब 24 आवर प्रोटीन 8 AM to 8 AM। तो उसमें बोला है जो आप यूरिन कलेक्ट करोगे, वो जो इवैल्यूएशन होने के बाद आपको पूछा है कि क्वांटिटी कितना होगा, आपका जो यूरिन जो कलेक्ट कर रहे हो 24 आवर के लिए, तो 24 आवर का यूरिन आपको कितना होगा, आपको ये पूछा है। तो आप क्या सोचोगे भाई, अगर 8 AM का मान लीजिए 200 ml हो गया, 12 बजे का 250 है, 3 बजे का 300 ml है, 6 बजे का भी 300 ml है, 9 बजे का 250 ml है, ठीक है। फिर 3 बजे का 200 ml है, फिर 8 बजे का 300 ml है। तो मान लीजिए 300, 500, देखिए 3 3 3 900, 1100, ठीक है। 11 5 16, 16 2 1800, ठीक है। आप सोचोगे कि टोटल 1800 ml यूरिन हुआ है, टोटल 1800 ml यूरिन है, और आपने आंसर करके आ गया भाई 1800 ml यूरिन है।
गोला मिलेगा, गोला आलू, आलू मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी क्या बोला कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन में फास्ट जो वॉइड होती है, यहाँ पे क्या पूछा है, अगर कोई 24 आवर यूरिन आप कलेक्ट कर रहे हो 8 AM से लेके 8 AM तक कलेक्शन यूरिन कर रहे हो, तो वो पूछा है कि आपका क्वांटिटी कितना हुआ है, आपका क्वांटिटी कितना हुआ है। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे, मैंने क्या बोला, फास्ट वॉइड जो होती है वो आपको डिस्कार्ड करनी है, फास्ट वॉइड को आपको डिस्कार्ड करनी है, लास्ट वॉइड को आपको इंक्लूड करनी है, उसको आपको डिस्कार्ड नहीं करना है। डिस्कार्ड इन द सेंस उसको काउंट ही नहीं करना है, इसको भाई काउंट ही नहीं करनी है, ठीक है। तो कितना हुआ, ये हो गया 300, 300, 600, 900, 900, 1100, ये 500, 1600। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये हो गया आंसर 1600 ml। 1800 मत कीजिएगा, आंसर पूरा गलत हो जाएगा, गोला मिलेगा। एक मार्क आपका गया, 1000 रैंक गया, एक मार्क में 1000 रैंक। आप उतना ध्यान देके चलो, एक मार्क में 1000 रैंक। तो आप खुद सोच लो आपको क्वेश्चंस किस लेवल में अटेंड करनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस किस लेवल में अटेंड करनी है, ठीक है, उसके हिसाब से जाके एग्जाम में बैठना। मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता दिया, अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो ना, देखिए आपको, आप रैंक 1 के लाने की कोशिश मत करो, पहले आप सिलेक्शन ले लो, फिर बाद में 1 से हम सिलेक्शन हो जाने से ना आप बार बार एग्जाम देते रहो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। आप एनओसी लेके एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आप रैंक 1 लाओ ना, कोई क्या फर्क पड़ता है आपको, रैंक 1 लाओ या रैंक 1 लाख लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट का बात करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एक है। हम यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट फ्रॉम यूरिन सैंपल, जो हम यूरिन सैंपल को जो हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, वो हम क्या डिटेक्ट करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। मेरा मतलब ये है, अगर जो बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, वो यूरिन का कौन सी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट करती है। चलो आंसर बताओ, एसीटोन, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट। आंसर बताओ। बेनेडिक्ट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट यूरिन सैंपल, हमारा हम क्या चेक करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, एसीटोन, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट, एसीटोन, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट या बाइल पिगमेंट। देखो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होती है हम लोग ग्लूकोज चेक करने के लिए करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज चेक करने के लिए करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेनेडिक्ट जो सोल्यूशन होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट जो होती है, ये बेनेडिक्ट टेस्ट होती क्या है, ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट होती है ये आपका होती क्या है, ठीक है। देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट क्या करती है, आपको शुगर, मतलब आपका शुगर इन यूरिन, आपका यूरिन में शुगर है या नहीं है। लाइक अगर देखिए यूरिन में शुगर है इन द सेंस आपका डायबिटिक है, ठीक है। तो यूरिन में आपका शुगर है या नहीं है, उस चीज को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट का जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसका बेनेडिक्ट टेस्ट का कुछ कलर्स होती है। अगर हम थोड़ा कलर की बात करेंगे, अगर हम थोड़ा कलर की बात करेंगे, देखिए अगर आप बेनेडिक्ट टेस्ट यूज कैसे करोगे, देखो आप मान लीजिए एक यूरिन कंटेनर, जो आपका कंटेनर में आपने यूरिन ले लिया, आपने यूरिन ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपका यूरिन। यूरिन लेने के बाद, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, यूरिन लेने के बाद, यूरिन नहीं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये आपका कंटेनर, इसमें मान लीजिए ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, ये आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप उसमें यूरिन ऐड करो, आप उसमें यूरिन ऐड करोगे, ठीक है, मान लीजिए 80 ड्रॉप्स, 8 to 10 ड्रॉप्स आप यूरिन ऐड करोगे, क्लियर यूरिन, ठीक है। आप एटलीस्ट आपको 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन लेनी है, आपको 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन लेनी है, उसमें 8 ड्रॉप के आसपास यूरिन डालो, यूरिन ड्रॉपर लेके यूरिन ड्रॉप डालो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखिए नॉर्मल जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर होती है वो आपका ब्लू कलर होती है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मल बेनेडिक्ट सोल्यूशन का
कलर कैसी होती है, आपको ब्लू कलर की होती है, ठीक है। तो आपको कलर अगर चेंजेस, आपको कैसे पता चलेगा कि शुगर आपका यूरिन में आपका शुगर है या नहीं है, यूरिन में आपका शुगर है या नहीं है। अगर आपको मान लीजिए आपका ब्लू कलर आ रहा है, अगर आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूरिन डालने के बाद, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा कुछ टाइम पीरियड्स के लिए रखना है, 10 to 15 मिनट्स कुछ टाइम पीरियड्स के लिए रखना है, ठीक है। अगर आपका ब्लू कलर आ रहा है, दैट मीन्स आपका शुगर जो है वो आपकी एब्सेंट है, आपकी जो शुगर है वो आपकी एब्सेंट है। अगर आपको ग्रीन कलर आ रही है, अगर आपको अगर आपको ग्रीन कलर आ रही है, चलिए मैंने आपको कलर कोडिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आपको ग्रीन कलर आ रही है, ठीक है, तो कितने परसेंट की शुगर होती है, 1% की शुगर है। आपको अगर ग्रीन कलर आ रही है तो आपको 1% की शुगर है। अगर आपको येलो कलर आ रही है, अगर मान लीजिए आपको येलो कलर, होप आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको येलो कलर आ रही है, दैट मीन्स आपको 2%, आपको यहाँ पर 2%, जो आपको यहाँ पे 2% की शुगर है, ठीक है, आपको 2% की शुगर है। अगर आपको कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस मतलब जो यूरिन का कलर कलरलेस हो गया, प्लस आपको ऑरेंज कलर आ रही है, आपको यहाँ पे ऑरेंज डिपोजिशन आ रही है, ऑरेंज कलर की अगर आपको डिपोजिशन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपको 3% शुगर है, आपका जो शुगर का जो परसेंटेज है वो आपका 3% है, ठीक है। अगर फाइनली आपको ब्रिक रेड, अगर फाइनली आपको ये बोले कि ब्रिक रेड कलर है, ब्रिक रेड कलर है, तो कितने परसेंट की शुगर होती है, तो आपको यहाँ पे 5% और एबव, एबव मतलब 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, ठीक है। आपको ये 5% है। ये मेन कलर्स होती है, लाइक ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड आपको ब्रिक रेड। ब्लू कलर होने से शुगर एब्सेंट होती है, क्योंकि एच आपका आपका जो नॉर्मल जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर वो आपकी ब्लू कलर की होती है। इसमें से भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए अगर बेनेडिक्ट सोल्यूशन ब्लू कलर है तो उसमें कितना परसेंट की शुगर होती है, 1 2 3 4 5, भाई इसमें से तो कुछ भी नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, नो शुगर बोला है ना, एब्सेंट शुगर। तो ये रहा आपका थोड़ा सा यूरिन सैंपल कलेक्शन के बारे में। बेनेडिक्ट सोल्यूशन किसके लिए यूज करते हैं, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। अगर आपको और एक पूछे, अगर यूरिन डिप्स्टिक, ये जो हम लोग यूरिन डिप्स्टिक, ठीक है, यूरिन डिप्स्टिक चेक किसके लिए करते हैं, यूरिन आपका डिप्स्टिक चेक किसके लिए करते हैं, आपका यूरिन पीएच चेक करने के लिए। उसका जो होगा नॉर्मल पीएच 7 आता है, और कलर कैसी होनी चाहिए, ग्रीन कलर। मैं आपको पीएच का पूरा सा फोटो लेके आऊंगा, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको पूछे कि यूरिन पीएच हम और भी चेक करते हैं, लिटमस पेपर में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ आपका कलर भी चेंज होगा, ठीक है। यूरिन डिप्स्टिक जो होती है आपका पीएच चेक करते हैं, ठीक है। आपको यूरिन कीटन भी चेक करने के लिए एक यूरिन डिप्स्टिक एक मतलब स्टिक जैसा आती है, ठीक है। नेक्स्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट व्हिच इंडिकेट एंड कलर इंडिकेट एब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन मतलब आपका ब्लू कलर। होप आपको ये क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको देखने का जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट टैप ऑन यूरिन, ऑफ द टेस्ट टैप ऑफ यूरिन, ऑरेंज इंडिकेट, आपको ऑरेंज मैंने क्या बोला था, ऑरेंज में आपको कितना परसेंट मतलब कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखिए नो शुगर तो ब्लू था, ग्रीन था 1, येलो था 2, ऑरेंज था 3, राइट, ऑरेंज आपका 3 था ना, ये देखिए ऑरेंज आपका 3%, 3+, ठीक है, ऑरेंज आपका 3%, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। 4+ तो था नहीं, 5 में आपका रेड ब्रिक आ रहा था, ठीक है, 4+ था नहीं, 5 में आपका रेड ब्रिक आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ड्रॉन फ्रॉम ब्लड ड्रॉन, अच्छा, अगर आप सीबीसी, अगर आप किसी पेशेंट का सीबीसी सैंपल भेजोगे, उसके लिए आप कौन सा वायल यूज करोगे, अगर आप कोई पेशेंट का सीबीसी सैंपल भेजोगे उसके लिए कौन सा वायल यूज करोगे, देखो ईडीटीए वायल, देखो ईडीटीए वायल जो होती है वो आपका सीबीसी, ठीक है, जो आपका ईडीटीए वायल या होल ईडीटीए वायल ऑलमोस्ट सेम होती है, बट कलर में थोड़ा चेंजेस होती है, नॉट सेम, एक्चुअली कलर में चेंजेस होती है, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुपिंग के लिए, आपका ब्लड ग्रुपिंग के लिए, क्रॉस मैचिंग के लिए, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के लिए,
क्रॉस मैचिंग के लिए, मलेरिया के लिए हम लोग ईडीटी फाइल यूज करते हैं, ठीक है। प्लेन फाइल किसके लिए, आरएफटी, आरएफटी बोलो, केएफटी बोलो, एलएफटी बोलो, ठीक है। थायराइड प्रोफाइल बोलो, मतलब थायराइड प्रोफाइल बोलो, ट्रोपाइड, ट्रोपोनिन, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल बोलो, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आपको जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा ये आपका सब प्लेन फाइल में जाएगा, ठीक है। साइटेड में किया जाएगा अगर आपको पीटी एपीटी, मतलब आपको मैं अगर मैं आपको बोलूं अगर कोआगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी है, कोआगुलेशन प्रोफाइल अगर आपको चेक करनी है तो आपको साइट्रेट फाइल करना है, लाइक पीटी एपीडीटी आयनआर फाइब्रिनोजेन, ठीक है, ये सब, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आएगा क्लोराइड फाइल। क्लोराइड फाइल में क्या होती है, नेक्स्ट आपका आएगा क्लोराइड फाइल है। देखिए अगर आपको पूछे सेरोलॉजी कौन सी फाइल में यूज होती है, सेरोलॉजी के लिए हम लोग प्लेन फाइल यूज करते हैं, सेरोलॉजी के लिए हम लोग प्लेन फाइल यूज करते हैं। अगर इसमें भी पूछे लाइक आपका क्या जो सीबीसी का एडीटी फाइल में जो डायरेक्ट कॉम्प्रेस, इनडायरेक्ट कॉम्प्रेस, डीसीटी आईसीटी वगैरह करते हैं वो किस फाइल में जाती है, डीसीटी आईसीटी वगैरह में आपका एडीटी फाइल में जाती है, होल एडीटी फाइल में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अगर आपको पूछे कि आपका ग्रे कलर फाइल, आपका ग्रे कलर फाइल किस में आती है, ठीक है, आपका ग्रे कलर फाइल किस में आती है, अगर ग्रे ना दे के आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्लोराइड फाइल या सोडियम फ्लोराइड फाइल और पोटेशियम ऑक्सैलेट फाइल। हम ग्रे कलर फाइल को क्या बोलेंगे, सोडियम फ्लोराइड फाइल और पोटेशियम ऑक्सैलेट। पोटेशियम ऑक्सैलेट फाइल किसके लिए यूज होती है, आपका ग्लूकोज जो हमारा फास्टिंग एफ या पीपीबीएस होती है उसके लिए यूज करते हैं। एफ नॉर्मल कितना है 70 to 110, पीपीबीएस कितना है 120 to 140। अगर आपको आरबीएस पूछे रैंडम ब्लड शुगर कितना है 70 to 140 बोलेंगे। अगर आपको आरबीएस पूछेंगे तो 70 to 140, ठीक है। अगर आपको आरबीएस पूछेंगे नॉर्मल कितना है 70 to 140, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए सोडियम फ्लोराइड फाइल इज यूज्ड फॉर, मैंने ऑलरेडी बोला था ग्लूकोज, सोडियम फ्लोराइड फाइल को हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम ऑक्सैलेट फाइल, पोटेशियम ऑक्सैलेट, और ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रे कलर फाइल जो ग्रे कलर की आती है। ग्रे कलर फाइल तो ऐसा नहीं बोलते हैं, ग्रे कलर की आती है इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्रे कलर फाइल। ये देखिए ग्रे फाइल मतलब किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, देखिए जो कलर ऑफ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ये ब्लू कलर का पेन यूज कर रहा हूँ, इसमें कौन सा कलर यूज हो के ये ब्लू हुआ है। अगर मान लीजिए आप कुछ दूसरा कलर, मान लीजिए आप ऑरेंज कलर यूज कर रहे हो तो उस ऑरेंज कलर में ऐसा कौन सा कलर मिक्स हो के, जो सपोज मान लीजिए दो तीन कलर मिक्स हुआ है, जो कलर मिक्स होके आपको कौन सा ऑरेंज कलर दिया हुआ है उसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे, कैलोरीमीटर। उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे, कैलोरीमीटर, नॉट कोलोरीमीटर। ध्यान देख लो, देखो कैलोरी और कोलोरी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ए वो चेंज कर दिया है, बाकी सेम है। आपका ये कैलोरीमीटर रहेगा, ठीक है, आपका ये कैलोरीमीटर रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम टीपीएन का अगर बात करेंगे, नेक्स्ट हम टीपीएन का बात करेंगे। देखिए टीपीएन मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एक से दो क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, आपको टीपीएन से एक से दो क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए टीपीएन का बात क्या है, टीपीएन क्या होती है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन आपका क्या होती है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू सेंट्रल वेन बिकॉज, देखिए यहाँ पर तो दिया है कि हम अगर सेंट्रल वेन में जो टीपीएन चलाएंगे वो किस लिए चलाएंगे, वो रीजन पूछा है। आप कोई बता सकते हैं कि टीपीएन को हम लोग पेरिफेरल चैनल में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, टीपीएन को हम लोग पेरिफेरल चैनल में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, कोई मुझे बता सकते हैं। देखिए टीपीएन जो होता है वो आपका पेरिफेरल भी आती है। देखिए टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पेरिफेरल भी आती है, सेंट्रल भी आती है। आप किस चीज को आप कौन सी पर्सन को या कौन सी पेशेंट को टीपीएन चलाओगे। देखो अगर कोई पेशेंट मान लो जो एंटेरली, अगर कोई पेशेंट एंटेरली टोटली अनेबल है खाना लेने के लिए, प्लस प्रोलोंग्ड बेड रिडन है, नॉट बेड रिडन, एक्चुअली अगर कुछ मेजर
अगर कुछ मेजर जीआई सर्जरी हुआ होगा, ठीक है, अगर कुछ मेजर सर्जरी हुआ है, कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसके वजह से हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, या तो उसका क्या हुआ है, कोलन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कोलन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, या तो जितना प्रोटीन लेना चाहिए वो उतना नहीं ले पा रहा है, ठीक है, उस चीज में हम लोग टीपीएन देते हैं, उस केस में हम लोग टीपीएन देते हैं। आईवीएफ, देखिए ये तो पेरेंटरली में मतलब हम लोग जो भी थ्रू आईवी देंगे, पेरेंटरली ये होता है जब हम कुछ भी चीज को अगर थ्रू आईवी देंगे, चाहे वो मेडिकेशन हो, आईवी फ्लूइड हो, खाना हो, टीपीएन हो, कुछ भी हो, उसको हम अगर आईवी दे रहे हैं तो वो पेरेंटरली होता है, नॉट एंटेरली। देखिए पेरीफेरल भी आती है, सेंट्रल भी आती है। पेरीफेरल जो आती है हम लोग उसको पेरीफेरल मतलब पेरीफेरल हम लोग कैनुला से दे सकते हैं, बट उसका जो कंसंट्रेशन होती है, जो कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ा कम होती है, क्योंकि अगर हम सेंट्रल वालों को देखिए पेरिफेरल में बहुत ही अवॉइड करती है टीपीएन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, रिस्की इन द सेंस पर आपका फ्लेबाइटिस करवा सकती है, ठीक है, वेन आपका खराब कर सकती है, ठीक है, आपको सेप्टिसेमिया भी करवा सकती है, ठीक है, मतलब एस, क्योंकि टीपीएन एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है, और आप सबको पता है कि कोई भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को नॉर्मल कैनुला से ज़्यादा टाइम तक नहीं देना है, थोड़ा बहुत टाइम के लिए है फिर भी ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं रखना है। तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई कीजिए कि टीपीएन को सेंट्रल लुमेन में देने के लिए। देखिए टीपीएन का बहुत सारा होती है, एक होती है टीएनए, एक होती है स्मोक कैप 1, एक होती है स्मोक कैबिवेन, एक होती है N7, एक होती है N4, एक होती है लिपिड, एक होती है आपका लिपिड लिपिड लिक्विफायर या लिपिड एमल्सिफिकेशन, ऐसा कुछ नाम पे आती है, ठीक है। एक होते हैं आपका लाइक जो N7 होती है, N4 होती है, और बहुत बहुत ऐसे बहुत 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 कुछ टाइप का होती है, ठीक है, बहुत कुछ टाइप का होती है, ठीक है। टीएनए जो होती है वो आपका पेरिफेरल भी होती है, सेंट्रल भी होती है। जो सेंट्रल वाला होती है वो आपका एक आती है 90 किलो कैलोरी की, एक आती है 1200 या 1300 किलो कैलोरी की, ऐसे कुछ आती है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि सेंट्रल वेन से हम लोग क्यों देंगे, टू द रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन, हाई वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन, हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और इजी एक्सेस के लिए। देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका जो ऑस्मोलरिटी लेवल है ये बहुत बड़ा हुआ होता है, तो एज ये हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है, हम इसीलिए हम लोग सेंट्रली दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर कुछ भी अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप दे रहे हो, कभी भी कभी भी आपको रैपिडली इन्फ्यूजन नहीं देनी है। देखिए अगर मान लीजिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का बात करें, 3% NS हो, 3% NS हो, D5 हो, एल्बुमिन हो, एल्बुमिन को हम लोग कभी भी रैपिडली नहीं देते। एटलीस्ट उसको आपको इन्फ्यूजन पंप से चाहे वो 5 ml/h चलाए या आप 10 ml/h हो, मैक्स टू मैक्स हम लोग 20 ml/h चलाते हैं, मतलब मैं एल्बुमिन का बात कर रहा हूँ। देखिए टीपीएन को हम लोग रैपिडली क्यों नहीं देते हैं, ये बोलने से पहले मैंने आपको टीपीएन के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप टीपीएन लगाने से पहले आप किस किस चीज़ का ध्यान रखोगे, पहले तो आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करो, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करनी है। क्या चेक करनी है आपको, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम। यूजुअली हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम और फास्फोरस चेक करते हैं, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये क्या कॉज करवाती है, अगर आप टीपीएन दे रहे हो ये आपको हाइपोमैग्नेसीमिया, ठीक है, प्लस आपको हाइपोफॉस्फोटेमिया कॉज करवाती है, हाइपोफॉस्फोटेमिया कॉज करवाती है, जिसके वजह से आरिथमिया होने की चांसेस हो सकती है। जितना भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होती है ना, वो सब ना कुछ आरिथमिया कॉज करवाती है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम अगर फास्फोरस लो है, करेक्शन के बाद आप टीपीएन चलाओ, करेक्शन के बाद आप टीपीएन चलाओ। टीपीएन चलाने का रेट क्या होती है, अगर आप यहाँ पे जो बोला है रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन, कभी भी टीपीएन को रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन में मत दीजिए, कभी भी आप टीपीएन को रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन में इसलिए नहीं देना है क्योंकि एज ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होती है, प्लस आप अगर टीपीएन रैपिड इन्फ्यूजन में चला रहे हो तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ने की चांसेस हो सकती है, ये क्या करेगा हाइपरग्लाइसेमिया, ये क्या करेगा आपका हाइपरग्लाइसेमिया करवाएगी, नॉट हाइपोग्लाइसेमिया।
हाइपरग्लाइसेमिया करवाएगी। इसीलिए जब भी आपको टीपीएन चल रहा है, आपको ग्लूकोज चेक करते रहनी है, आपको ग्लूकोज चेक करते रहनी है, नॉट आवरली, नॉट ओडी। एटलीस्ट आप टीडीएस चेक करो, एटलीस्ट आप टीडीएस चेक करो। अगर कोई पेशेंट में मान लीजिए हाइपरग्लाइसेमिया है, तो आपको आवरली चेक करनी है। अगर आप मान लीजिए कोई पेशेंट में हाइपरग्लाइसेमिया है, आवरली चेक करनी है, और उसके लिए आपको इंसुलिन इंसुलिन जो होती है आपको आईवी इन्फ्यूजन चलानी है। इंसुलिन जो होती है वो आपको आईवी इन्फ्यूजन चलाती है। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन या कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, टीपीएन की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शंस होती है, वो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज करवाती है, सेप्टिसेमिया करवाती है, सेप्टिसेमिया करवाती है। बाकी जो चीज़ मैंने बोला, इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंसेस लाइक हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, ये सब करवाती है। ठीक है। अगर हम रेट की बात करें, कितने रेट में स्टार्टिंग करनी है, देखिए ये यूनिवर्सल एक्चुअली रेट होती है। पहले आप 20 ml पर आवर फॉर 4 आवर्स चलाइए, फिर 40 ml पर आवर फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स चलाइए, फिर आपको क्या करना है 80 ml पर आवर फॉर 4 आवर्स चलाइए। उसके बाद अगर आपको एडवाइस होगा इंक्रीज करने के लिए, तो आप इंक्रीज कीजिए, अदरवाइज आपको कंटिन्यू चलते दीजिए। ठीक है। इसको फ्री फ्लोली नहीं देना है, कभी भी आपको ये चीज़ फ्री फ्लोली नहीं देनी है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है टीपीएन बैग को आपको, देखिए टीपीएन का दो तीन टाइप आते हैं। एक व्हाइट कलर का, जो व्हाइट कलर दिखाई देती है वो जो लिपिड प्रोफाइल होती है। एक आपको पूरा लाइक प्लेन क्रिस्टल क्लियर कलर दिखाई देती है, इसमें में भी लिपिड वगैरह होती है, थोड़ा सा फैट भी होती है। ठीक है। टीपीएन में सब कुछ लाइक ये मान लीजिए आपको इसमें आपका एसेंशियल अमीनो एसिड प्लस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दोनों ही मिक्स होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं, अगर टीपीएन में, अगर टीपीएन मान लीजिए कोई पेशेंट को टीपीएन चल रही है, कोई पेशेंट को आपका टीपीएन चल रहा है, सपोज मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे शुरू किए, सुबह 8 बजे शुरू किए। ठीक है। मतलब ऐसा बोला है कि आपको जो एक बैग आती है लाइक 1 लीटर का, 1 लीटर का तो लिखा आती है, लेकिन वो 90 ml, 99 80 ml की होती है। तो 1000 ml ओवर 24 आवर में अगर चलानी है, सपोज मान लीजिए कुछ कॉज के वजह से या कुछ लाइक सिरिंज पंप या इन्फ्यूजन या कुछ लाइंस के वजह से, सपोज मान लीजिए आपका टीपीएन खत्म नहीं हुआ, रेस्ट आपका 200 के आसपास बच गया है। ठीक है। बट ऑलमोस्ट ऐसा भी हो गया है कि देखिए आपको 24 आवर में, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, जो भी आप आईवी इन्फ्यूजन लगाते हो वो आपको एवरी 24 आवर में चेंज करनी है, चाहे वो आपका बैग खत्म हो या ना हो। बट टीपीएन में अगर ख़त्म नहीं भी हो रहा है, सपोज मान लीजिए आप 8 बजे कनेक्ट किए, आपने 8 बजे टीपीएन को कनेक्ट किए, अगर आपका मान लीजिए 100 ml करके जाना चाहिए, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो 5 घंटे में आपको कितना 500 ml जाना चाहिए। आप 5 घंटे के बाद आके देख रहे हो ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट 200 ml गया है, चाहे वो, जैसे मैं बोला, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से। तो रेस्ट जो 300 ml है, आप ऐसा मत सोचो कि उसको फ्री फ्लोली दे देता हूँ, क्योंकि जो 5 घंटे में आपका 500 ml जाना चाहिए वो नहीं गया है, ओनली 200 ml गया है। वो गलती कभी भी मत कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होती है, पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया होगा, आपका ग्लूकोज बढ़ के पेशेंट को लाइक जो हाइपरग्लाइसेमिया के रिलेटेड सिम्टम्स जो भी दिखाई देगा, लाइक एक्सेसिव स्वेटिंग वगैरह, वो सब दिखाई देगा। ठीक है। पेशेंट को डिजीनेस होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, चेस्ट कंजेशन, फ्लूइड ओवरलोडेड भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कुछ काज करवा सकती है। अगर आपको नहीं किया है तो ठीक है, आप उतने में ही कंटिन्यू करो, या तो आप लाइन चेक करो कुछ ब्लॉक है, या सिरिंज पंप में, या सॉरी सिरिंज पंप बोल रहा हूँ, इन्फ्यूजन पंप में अगर कुछ प्रॉब्लम है, बट उसको आपको रैपिड इन्फ्यूजन कभी भी नहीं करना है। तो सेंट्रल लेवल में क्यों देते हैं, एज ए हायर ऑस्मोलरिटी सोल्यूशन होती है, इसीलिए फ्लेबाइटिस वगैरह कुछ ना हो, इन्फेक्शन लाइक आपका जो सराउंडिंग एरिया हो, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन देने से क्या होता है, जो आप सराउंडिंग स्किन एरिया होती है, फ्लेबाइटिस होके, रेडनेस होके वो नेक्रोज होने की चांसेस होती है, इसलिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं कि पेरिफेरल चैनल में नहीं देनी है। यही रीजन होती है, बाकी कुछ नहीं है, बिकॉज ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होती है, नॉट हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। देखिए ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो टीपीएन मतलब पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब पेरेंटल न्यूट्रिशन आपका जो टीपीएन हो गया, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कैरी करती है। आपका अमीनो एसिड, आपका क्या होती है, लिपिड्स एंड डेक्सट्रोज। ठीक है। आपको टीपीएन में क्या बोलेगा, टीपीएन में आपको क्या मिलेगा, लिपिड्स एंड डेक्सट्रोज आपको दिखाई देती है। ठीक है।
अमाइनो एसिड एंड डेक्सट्रोज, नॉट लिपिड एंड डेक्सट्रोज, अमाइनो एसिड एंड डेक्सट्रोज दिखाई देती है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैथेटर नॉट यूज्ड फॉर टू टीपीएन। देखिए ग्रोसोंग एक पीक लाइन है, हिकमैन हिकमैन लाइन है, ब्रोवियक भी एक पीक लाइन है। स्वान-गॉन्स जो कैथेटर है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर चेक करने के लिए यूज करते हैं, जिसका नॉर्मल है 20 mm ऑफ Hg, या तो आप ऐसे बोल सकते हो लेस देन 20 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो स्वान-गॉन्स कैथेटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टीपीएन के लिए आप आईजेबी कर लो, सबक्लावियन कर लो, मतलब आईजेबी होता है, फीमोरल कर लो, ग्रोसोंग कर लो, हिकमैन कर लो, ब्रोवियक कर लो। देखिए जो ग्रोसोंग और हिकमैन ब्रोवियक बोला है, देखिए अगर हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे सीबीसी सेंट्रल वेनस कैथेटर के लिए, जिसमें टनल्ड कैथेटर नॉन टनल्ड कैथेटर है। टनल्ड क्या है, नॉन टनल्ड क्या है, हम सबके बारे में बात करेंगे। जो टीपीएन है हम स्वान-गॉन्स कैथेटर में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए हैंग फैट इमल्सन, द नर्स नोट्स दैट fat globules are visible top of the solution, the nurse takes which of the following action। मतलब ये बोल रहे हैं आप एक टीपीएन मिक्स कर लिए हो, टीपीएन बैग मिक्स कर लिए हो, मिक्स करने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ सोल्यूशन ऐसा है जो कि पार्टिकल्स अलग अलग हो गया है, प्लस कुछ फैट ग्लोबुल्स विजिबल हो रहा है। चाहे हो सकता है वो एक्सपायर हो गया उसमें, या तो उसमें कुछ इन्फेक्शन ऑलरेडी लाइक अंदर में, क्योंकि अंदर में कुछ इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस नहीं, कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया। ऐसा तो नहीं है कि बैग में इन्फेक्शन होगा, कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, तो इसकी वजह से तो नर्स क्या एक्शंस लेगी। आपको क्या करना है, ठीक है। रन्स द बोतल सोल्यूशन अंडर वार्म वाटर, कभी भी आपको वार्म वगैरह नहीं करना है। रोल द बोतल सोल्यूशन जेंटली, नहीं हिलाना है। ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया, फैट ग्लोबुल्स हो गया, मतलब बैग खराब हो गया। आपको क्या करना है, डिफरेंट बोतल ऑफ सोल्यूशन लेना है, आपको एक अलग से लेना है, उसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। देखिए चाहे एक पेशेंट का 1,000 रुपये क्यों ना खर्चा हो जाए, लेकिन अगर वो जिंदा रहेगा ना तो 1,000 के बाद वो 1 लाख कमा सकता है। लेकिन अगर आप उस बैग को आप उसको इन्फ्यूजन करोगे, और पहले तो आपने एक पाप कमाया क्योंकि आपको पता था कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने किया, ठीक है। हम गलती करते हैं, बट ऐसा भी जानबूझ के गलती मत करो कि किसी को हार्म आए, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है। कभी कभार हम लोग भी थोड़ा सा लाइक ऐसा होता है, ठीक है कौन करेगा, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे इतना काम नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब कुछ टाइम पीरियड्स के लिए वो एज ए ह्यूमन बीइंग आपका सबका दिमाग में आएगा और होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरा परफेक्ट है, बट आपको इतना भी नहीं करना है कि टोटली किसी को हार्म पहुंचे, ठीक है। होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज चेंजिंग द सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग, ए क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन, नर्स नोट्स दैट कैथेटर इंसर्शन साइड जो है वो रेडनेस हो गया है। द नर्स नेक्स्ट असेस द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए टीपीएन का तो हमने बात कर लिया, थोड़ा सेंट्रल लाइन का अगर बात करेंगे, सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग का अगर बात करेंगे, देखिए ड्रेसिंग एवरी 7 डेज में चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको विजिबली सॉयल या कुछ सॉयल्ड या कुछ वेट लग रहा है, सॉयल्ड या वेट लग रहा है, तो आपको ड्रेसिंग चेंज करनी है, चाहे वो डेली हो या हर 2 घंटे में हो, आपको ड्रेसिंग चेंज करनी है। बट 7 डेज में वो आपका जो होती है एक्चुअल ड्रेसिंग टाइम चेंज करनी है, ड्रेसिंग चेंज करने के एक्चुअल टाइम। अगर ड्रेसिंग चेंज करते समय अगर आपको इंसर्शन साइड स्किन में कुछ भी आपको रेडनेस, ब्लिस्टर, ठीक है, स्किन पीलिंग, कुछ भी इन्फेक्शंस, कुछ भी अगर आप नोटिस कर रहे हो, आप तुरंत फिजिशियंस को इन्फॉर्म कीजिए। हो सकता है वो या तो सीबीपी लाइन चेंज करेंगे या तो उसको निकाल देंगे, क्योंकि अगर आपने आपने देखा कि रेडनेस हुआ है, कुछ हुआ है, बट आपने इन्फॉर्म नहीं किया, तो उस जो रेडनेस वो क्या कर सकती है, ऑलरेडी लाइन इंसर्ट हुआ है, मैं भी कुछ इन्फेक्शंस करके जो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड, सेंट्रल लाइन इंसर्शन एसोसिएटेड इंसर्शन साइड इन्फेक्शन। देखिए क्लाप्सी अलग है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो होती है क्लाप्सी, मतलब आपका लाइन्स का थ्रू में जो भी इंसर्शन, मतलब इंसर्शन साइड में जो भी इन्फेक्शन है, आप तुरंत इन्फॉर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है पेशेंट आपका सेप्टिसेमिया में जा सकता है, नॉट सेप्टिसेमिया, या तो सेप्टिक शॉक में जा सकती है। तो आप ऐसे मत करो, ठीक है।
एक सेंट्रल लाइन का कॉस्ट फिर भी आ जाता है अराउंड, आपको अगर सब कुछ लगा के ना 8 to 9 थाउजेंड आपको आ जाएगा। एक पिक लाइन का कॉस्ट 18,000 आता है, मतलब सोच लो कितने कॉस्टली होती है वो। तो आपको क्या चेक करनी है, मतलब आपको नेक्स्ट क्या असेस करोगे, टाइटनेस ट्यूबिंग कनेक्शन। भाई देखो रेडनेस से तो आपका ट्यूबिंग कनेक्शन से क्या लेना देना है, कुछ लेना देना है। थोड़ी ट्यूब लूज था बोल के रेडेंट हो गया। आपको क्लाइंट का टेम्परेचर चेक करनी है, हो सकता है पेशेंट को इन्फेक्शन हो, ठीक है, हो सकता है उसको सेप्सिस कच करवाएगा, सेप्टिसेमिया हो सकता है, क्लैप्सी हो सकता है, जिसके वजह से पेशेंट को फीवर आ सकती है, आपका डब्ल्यूबीसी काउंट में चेंजेस हो सकती है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर आ सकती है, ठीक है, वो सब देखना है आपको। ना तो एक्सपायरेशन डेट ऑफ बैक देखना है, ना तो टाइम ऑफ लास्ट ड्रेसिंग चेंज। देखो ड्रेसिंग चेंज तो आपको 7 डेज में करनी है, चाहे आप एक दिन डेली करो या 7 डेज में करो। लास्ट ड्रेसिंग चेंज से कभी रेडनेस नहीं होती है, ठीक है। और जब आप ड्रेसिंग कर रहे हो वो फुल्ली आपको स्टेराइल टेक्निक होनी चाहिए, ना कि ऐसे ही खाली हाथ में जाके आप ऐसे ही ड्रेसिंग कर दिए, ऐसे कभी मत कीजिएगा। प्लस आपको जो सेंट्रल लाइन हैंडलिंग कर रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आप सीबीसी लाइन हैंडलिंग कर रहे हो, तो अगर आपको लाइन फ्लश करनी है, अगर आपको लाइन फ्लश करनी है तो 1:10 आपका लाइक, अगर 1 ml में 10 इंटरनेशनल यूनिट का जो हेपलॉक है, हेपारिन है, वो होनी चाहिए 1:10 होनी चाहिए, मतलब ठीक है। मतलब आपका अगर 10 ml का एक हेपलॉक अभी तो हेपलॉक सोल्यूशन आ रहा है, 10 ml में आपका 100 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ नॉट इंटर हाँ 100 इंटरनेशनल यूनिट का हेपारिन रहती है। अगर आप उसको फ्लश करोगे, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, कैथ फ्लश, जिसको हम कैथ फ्लश, हेपारिन फ्लश, हेपलॉक नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लाइन ब्लॉक होने की चांसेस होती है। सेंट्रल लाइन जिसका भी लगी लगी होती है, सेंट्रल लाइन हो, ब्लॉक पिक लाइन हो, कुछ भी हो, हिकमन लाइन हो, उन लोगों का लाइन ब्लॉक होने का बहुत चांसेस होती है। तो आप कुछ भी आंटी, तो इसीलिए ऑलवेज एवरी शिफ्ट, एटलीस्ट एवरी शिफ्ट में आपको हेपलॉक में फ्लश करनी है, प्लस बैकफ्लो फॉरवर्ड फ्लो चेक करनी है। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अगर आपको मतलब सेंट्रल लाइन लगी हुई है तो आपको एवरी शिफ्ट में क्या चेक करनी है, आपको बैक फ्लो प्लस फॉरवर्ड फ्लो चेक करनी है, प्लस आपको स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करनी है, प्लस आप कौन सा सिरिंज यूज करोगे। देखिए सेंट्रल लाइन में या वो पिक लाइन में ऑलवेज 10 cc सिरिंज यूज करो, 5 cc या तो 2 cc सिरिंज यूज नहीं करना है, क्योंकि एक जो 2 cc में ज्यादा प्रेशर क्रिएट होती है, ठीक है, जिसके वजह से लाइन रप्चर होने की चांसेस होती है। तो 10 ml बेस्ट है। और उसको जब फ्लश करोगे, पुश एंड पॉज, पुश एंड पॉज मैनर में आप फ्लश करोगे, ताकि जो भी आपका ब्लड स्टैंड रहा वो, अगर आप पुश एंड पॉज करोगे, जो भी ब्लड स्टैंड होगा, लाइक आप थोड़ा पुश करो फिर रुक जाओ, थोड़ा पुश करो फिर रुक जाओ, थोड़ा पुश करो फिर रुक जाओ, ताकि क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत ब्लड स्टैंड होगा वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि जो लूमेन में अगर ब्लड क्लॉट है, आप पहले उसको फ्लश मत करो, पहले एस्पिरेट करो फिर उसको डिस्कार्ड करो, क्योंकि वो जो क्लॉटेड ब्लड आपको ट्रैवल होके आपको क्या करवा सकती है, ठीक है, आपको एयर एम्बोलिज्म, आपका एयर एम्बोलिज्म करवा सकती है, एयर एम्बोलिज्म करवा सकती है, एयर एम्बोलिज्म या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा सकती है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है सेंट्रल लाइन में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज एसेंशियल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग टीपीएन। आपको ऐसा अगर टीपीएन लगा रहे हो, कौन सी ऐसा असेसमेंट है जो एसेंशियल है। इवैल्यूएशन ऑफ पेरिफेरल आईवी साइट, कंफर्मेशन दैट द ट्यूब इज इन स्टोमक। अरे भाई टीपीएन लगा रहे तो स्टोमक से क्या लेना देना है, कुछ नहीं है, बायल साउंड का भी कुछ नहीं है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ नहीं है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ नहीं है, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ नहीं है। तो आपको क्या है, आईवी साइट चेक करनी है। आईवी साइट देखिए वो पेटेंट है होनी चाहिए, फास्टिंग तो आपको पेटेंट होनी चाहिए, साइड में कुछ रेडनेस नहीं होनी चाहिए, फ्लेबाइटिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये पेरिफेरल जो बोल रहे हैं, आपका जो वैन है वो आपका लार्ज वैन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 24 कैनुला में आप टीपीएन लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 20 नंबर का कैनुला चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो मैं स्वानगंज का पल्मोनरी कैथेटर की बात कर रहा था, देखिए ये स्वानगंज पल्मोनरी कैथेटर है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर की चेक करने के लिए होती है, जिसका प्रेशर होती है 20 mm ऑफ एचजी। आप 20 कर सकते हो, तो लेस देन 20 कर सकते हो, ठीक है, बट 20 में फर्स्ट ऑप्शन चाहिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर नेक्स्ट आपका लिए जो भी मैं आपको इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, लाइक जो भी क्लास कर रहे हैं,
आप अगर उसको अच्छे से देख लिए ना, आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।